हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है विश्व जल सप्ताह के बारे में। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये विश्व जल सप्ताह है, ना कि वर्ल्ड वाटर डे अर्थात विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये विश्व जल सप्ताह है। इसको कब मनाया गया? इसको 20 से 24 अगस्त के बीच में मनाया गया, अभी हाल के दिनों में। कहाँ मनाया गया? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ पे? स्वीडन की एक कैपिटल है। वैसे मैंने कल के आर्टिकल में आपको स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में बताया था कि एक तरीके का मानसिक विकार है जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आप लिंक कर लिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। जिस दिन आप लिंक करना सीख गए ना, उस दिन आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आपसे यहाँ पे प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जान लो। जैसे कभी कभी आ जाता है थीम को लेकर, ठीक है। या कई बार जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा, यूपीएससी ने पूछा है कि मोमेंटम फॉर चेंज पहल किसकी थी? वो उस समय यूएनएफसीसी की थी, तो चर्चा में था, आंसर आ गया। तो इसी तरह से अगर थीम पे कभी क्वेश्चन आ जाए या आप ऐसे लिख रहे हो, इन्वायरमेंट पे कुछ लिख रहे हो, तो वहाँ पे इसको फर्दर मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। थीम है सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड इनवाइट्स, ठीक है। अर्थात हमें उन तरीकों को अपनाना चाहिए जो काफ़ी इनोवेटिव हों और जो विश्व की जल की समस्या को दूर कर सकें, ठीक। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब प्रश्न बनता है, क्या भारत ने जल के संदर्भ में कोई पहल की है, और अगर की है तो वो क्या है? तो देखो, भारत ने जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद ही जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई, उसी समय से हमने जल के संदर्भ में काफ़ी सारी योजनाएं या कहें काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की शुरुआत कर दी थी। क्यों? क्योंकि उस समय जल जनित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा भारत में होती थीं, ठीक है। तो इसलिए जल के संदर्भ में अगर प्रश्न आ जाए कि भारत सरकार ने जल के संदर्भ में तीसरी पंचवर्षीय योजना से कदम उठाए, तो गलत हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना से, ठीक। बाकी पंचवर्षीय योजना पे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, वो हम आपको अपनी इकोनॉमी की क्लास में कवर कराएंगे, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के सब्जेक्ट है, ठीक। अभी बस यहाँ पे जल से संबंधित चीज़ों को जानते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि आज़ादी के बाद ही जल के संदर्भ में हमने स्टेप लेने शुरू किए थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2019 में एक प्रोग्राम की शुरुआत की, जल जीवन मिशन, ठीक। इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि 2024 तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक, हर घर में, हर घर का मतलब जो ग्रामीण भारत के जितने भी घर हैं, वहाँ पर घरेलू नल कनेक्शन प्रोवाइड कराना, अर्थात टोटी वाला पानी उनको प्रोवाइड कराना। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इससे पहले जल जीवन मिशन के पहले भी कोई कार्यक्रम था? तो हाँ, हर घर जल कार्यक्रम यानी कि आप कह सकते हो कि सरकार ने 2017 में सबसे पहले हर घर जल कार्यक्रम की शुरुआत की, और फिर इसको और ज़्यादा बूस्टअप देने के लिए जल को जीवन का उद्देश्य बना दिया, अर्थात फिर जल जीवन मिशन की शुरुआत कर दी, ठीक। बाकी कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला, ये नहीं पूछेगा। और रही बात जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो एक ही प्रश्न बन सकता है, एक तो इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आप जानेंगे कि 2024 तक हर घर को टोटी वाला जल देना। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछेगा वो इसके मंत्रालय को लेकर आएगा कि मिनिस्ट्री कौन सी है। तो आप बता देना साहब, जल शक्ति मंत्रालय। नाम बड़ा अच्छा है, जल शक्ति, है ना। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है यूपीएससी थोड़ा सा और डेप्थ में चली जाए, है ना, और आपको फंसाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकती है कि आपको दे सकती है कि 55 लीटर प्रति परिवार, ठीक। तो ध्यान देना, 55 लीटर प्रति परिवार जल नहीं है, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति 55 लीटर है, ठीक है।
यानी कि पर पर्सन 55 लीटर है। अगर सोचो 6 यूनिट हुए तो हम 330 लीटर पानी की बात कर रहे हैं। समझ गए? इतना ही तो हुआ, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33। ऐसे मैथ भी आपको आनी चाहिए सीसेट में। ठीक, तो बस इससे ज़्यादा आप मत याद रखिए, क्या होगा क्या नहीं आप स्किप कर सकते हो। ठीक, सरकार का कहने का मतलब यही कि अभी ग्रामीण किया, अब शहरी भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है, इस पे हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला है मीथेन उत्सर्जन को लेकर। आप में से जिन बच्चों ने 22 अगस्त की करंट अफेयर्स को कवर किया होगा, वहाँ पे हमने जब हरित हाइड्रोजन के आर्टिकल को कवर कराया था, तो उसी के बाद हमने मीथेन के आर्टिकल को कवर कराने की कोशिश की थी और मीथेन को ग्रीन हाउस गैस से लिंक करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरिजन करते हुए आपको डिटेल में एनालिसिस कराया था। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ बस बेसिक चीज़ें जान लो कि मीथेन क्या है, एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। दूसरी चीज़ क्या है कि मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा समय तक रहती है। वो बात अलग है कि इसकी मात्रा कम है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। अब आपके मन में फिर से प्रश्न आएगा सर ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? तो वो गैसेस जो इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं या पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, उनको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अर्थात ये गैसें सूर्य की किरणों को जो पृथ्वी अवशोषित करती है, उसके बाद जिनको वो विमुक्त करती है, उस विमुक्ति को रोकती हैं, अर्थात एक ढक्कन का काम करती हैं। ठीक, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन सी होती है इसमें? CH4 यानी कि मीथेन होती है। ये नहीं याद रखना कि CH4, आपसे सीधा सीधा आएगा मीथेन होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नाइट्रस ऑक्साइड होती है या कार्बन मोनो होती है या सल्फर डाइऑक्साइड होती है या ओजोन होती है या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और एक और मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि जलवाष्प होती है कि नहीं होती। ठीक, तो आपको याद रखना है कि सर मीथेन होती है CH4, CO2 कार्बन होती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, O3 ओजोन होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ठीक है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पे UPSC ने 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में कई सारे वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पब्लिश की है कि उन्होंने एक ऐसे जीवाणु की खोज की, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। अब देखो हिंदी में बड़ा दिक्कत होता है कि जीवाणु, लेकिन इंग्लिश जहाँ आपने सुनी बैक्टीरिया तुरंत समझ गया। ठीक, तो एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो इस मीथेन के एमिशन को कम करने में मदद करती है। अब प्रश्न उठता है कि मीथेन का एमिशन कहाँ से होता है? तो जैसे जो लैंडफिल जगह हैं, मतलब जल भराव की जो जगह हैं, ठीक, धान के जो खेत हैं उससे भी मीथेन एमिट होता है, तेल और गैस के जो कुएं हैं वहाँ से भी मीथेन एमिट होता है, और आपको पता होगा कि जानवर जो भोजन करते हैं उनकी पोटी से भी मीथेन एमिट होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या बनाया गया? हरित धारा। ये क्या है? एक मीथोजेनिक खाद्य है, क्या कहें कपिला है, जिसको जानवर जब खाते हैं तो मीथेन का एमिशन कम हो जाता है। ठीक है, किसने बनाया था? मैंने आपको पढ़ाया है, EIARI भारतीय कृषि विश्वविद्यालय ने, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो ये चीज़ें आपको देखो पीछे वाली याद हो रही हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जब करंट पढ़ाता हूँ तो इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ठीक, तो इस हरित धारा की तरह ही एक जीवाणु बनाया, लेकिन हरित धारा जीवाणु नहीं था, वो एक मीथोजेनिक था, मतलब खाद्य पदार्थ था। जीवाणु ये क्या है? इसका नाम है मिथाइलो 2V माइक्रोबियम। मिथाइलो 2V, इसको अलग अलग पढ़ना। मिथाइलो का मतलब मीथेन से रिलेटेड, 2V का मतलब 2V है ना, माइक्रोबियम का मतलब छोटा सा बैक्टीरिया। तो ये नाम है, तो बस नाम याद रखना। क्वेश्चन ये आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा मिथाइलो 2V माइक्रोबियम ब्यूरेटेंट्स क्या है, तो आप बता देना एक तरीके का बैक्टीरिया है। या हो सकता है ये भी दे दे कि 5GB1C क्या है, तो भी बता देना है बैक्टीरिया है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है, वही बातें पुरानी वाली रिपीट हुई हैं जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया है। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया जब क्या बोलते हैं सांद्र जल में होगा या कहीं पे भी होगा तो मीथेन को कम करेगा, अर्थात मीथेन को खाएगा, तो मीथेन का एमिशन क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन खास बात इसकी जो इसको स्पेशल बनाती है वो क्या है
कि ये 200 ppm जैसी कम सांद्रता पर भी मीथेन का उपभोग करने की क्षमता रखता है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, सांद्रता का क्या मतलब है? तो देखो, सांद्रता का मतलब है कि किसी भी विलयन में, अब विलयन क्या होता है आपके दिमाग में आएगा, विलयन का मतलब समझो कि चीनी प्लस पानी, पानी नहीं, हटो 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 हटो, पानी नहीं, जल, ठीक है। चीनी प्लस जल को जब हमने मिलाया तो क्या बना? शरबत। तो ये शरबत क्या हुआ? एक विलयन। ध्यान से समझना, शरबत क्या हुआ? एक विलयन। अर्थात शरबत के 1 लीटर में, ठीक है, शरबत के 1 लीटर में चीनी की कितनी मात्रा मिलाई गई है उसको हम कहते हैं सांद्रता या कंसंट्रेशन, ठीक है। चीनी की कितनी मात्रा मिलाई, अब मान लो जैसे हमने 1 लीटर जल लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई, तो हम ये क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर जो ये जल है, ठीक है, इसमें जो सांद्रता है चीनी की वो 2 चम्मच है। क्लियर? वही चीज़ यहाँ पे है सांद्रता का मतलब। बेसिक सा समझ लेना, विलयन में मात्रा जो जिस भी पदार्थ को मिलाया जाता है उसकी मात्रा को शो करता है सांद्रता, ठीक। अब वही बात है कि जो जल होगा उसमें कितना मीथेन है या कितने कम स्तर पर मीथेन है, तो जितने कम स्तर की मीथेन होगी उसको भी ये खाने की, पचाने की क्षमता रखता है। समझ गए? अगला है कि क्या इससे पहले कोई एक बैक्टीरिया था? तो हाँ था, उसका नाम था मीथेनोट्राफ। वो क्या करता था? वो 200 ppm तक के मीथेन सांद्रता को नहीं खा पाता था या मीथेन को नहीं हटा पाता था, या कहें उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी। बट ये जो नया मीथो 2V माइक्रोबियम बैक्टीरिया है इसमें वो कैपेबिलिटी है। जो पुराना वाला था मीथेनोट्राफ उसमें 5000 से 10,000 पार्ट्स पर मिलियन की क्षमता थी, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, चाहो तो पूरा स्किप कर दो, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हरित धारा क्या है? मीथोजेनिक। भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम क्या है? मैंने आपको बताया था कि इसको टेरी ने, ठीक है, CII ने यानी कि जो हमारा उद्योग संगठन है, ठीक है, और WRI ने, WRI इंडिया, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने मिलकर ग्रीन हाउस को गैस को कैसे कम करना है उसके बारे में चीज़ की है। NAPCC क्या है? राष्ट्रीय परिवर्तन पर कार्य योजना, ये 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है। यही कि किस तरीके से हमें मीथेन के उत्सर्जन को कम करना है। भारत स्टेज क्या है? मैंने पहले ही बताया था, ये वाहनों का एक प्रमाणीकृत मापन है जो ये बताता है कि इस वाहन से मीथेन का एमिशन कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक। वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या किया गया? मार्स इनिशिएटिव या प्रणाली लाई गई जो कि ये बताएगी कि किस क्षेत्र से, सैटेलाइट के जरिए बताएगी कि किस क्षेत्र से मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा क्या है? ये 2021 में या शायद 22 के, मुझे जहाँ तक याद है, COP26 में ग्लासगो समिट के अंतर्गत, है ना। ग्लासगो कहाँ पे है बताइए? स्टॉकहोम में, सॉरी स्टॉकहोम कह रहा हूँ, स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में, ठीक। स्कॉटलैंड मैंने कल बताया था आपको क्या है? UK का एक हिस्सा है, ठीक है। स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? UK बनाते हैं, इंग्लैंड, ठीक है, 4 देश मिलके। तो क्या है? वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा। अब इसी पे मैंने बताया था क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो नहीं। चीज़ें याद हुई, रिपीट हुई, ठीक। अब बात आती है वैश्विक मीथेन पहल। तो इसमें कई सारे जनप्रतिनिधि मिलकर, कई सारे लोग मिलकर वैश्विक मीथेन को कम करने का प्रयास करते हैं। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल फिर से देखो रिपीट हो रहा है। कल मैंने चंद्रमा के बारे में बताया था, चंद्रयान 3 के बारे में, और मैंने ये बताया था कि इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। वो बात अलग है कि 23 अगस्त को मैंने वीडियो उस पर पिन नहीं कर पाया था और अभी भी वो वीडियो पिन नहीं हुआ है, लेकिन यकीन मानिए 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेटिव डाल रहा हूँ। हालांकि इसमें वो चीज़ें हैं, मैं भी आपको बस एक ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगा कि उस वीडियो में क्या होगा, तब वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। पढ़ाने को मैं यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही चीज़ें, मेरी एक सबसे बड़ी खूबी है कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो किसी को मैं देता ही नहीं हूँ। अर्थात वही बात है ना कि जब मुझे नहीं पसंद है तरीका अपना कि ये गलत तरीका है, ऊपर ऊपर से निकाल दो चीज़ों को, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ हो, ठीक है। आप तो पढ़ लोगे लेकिन फिर एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा।
तो वो मैं चीटिंग नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। तो डिटेल में इसका वीडियो आएगा 1-2 दिन के अंदर और आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। बट यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम को भारत के इसरो ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, अर्थात हमने सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को काफ़ी अच्छे तरीके से लैंड करवाया। वो बात अलग थी कि हमने पुरानी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा और सीखने के बाद अपने को अपग्रेड करते हुए एक इतिहास रच दिया, ठीक। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो साउथ पोल पे गया है। और वैसे अगर हम बात करें तो एलीट क्लब में चंद्रमा पर जाने वाले देशों में भारत चौथा देश है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात बताएं, वैसे मैं ज़्यादा मोटिवेशन करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी वीडियो में ये चीज़ सुनने को नहीं मिली थी, किसी भी अध्यापक ने, किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया था। क्या है, एक व्यक्ति को या एक यूपीएससी एस्पायरेंट को चंद्रयान 3 से क्या सीखना चाहिए, ठीक है। चंद्रयान 3 से ये सीखना चाहिए कि अगर आप पास्ट में कभी फेल होते हैं तो उस हर एक फेलियर पे काफ़ी डेप्थ में वर्क करें। दूसरी चीज़ क्या सीखनी चाहिए कि जब आप फेल होते हैं ना, तो जिस कारण से फेल हुए हैं उसके बैकअप प्लान बना कर रखने चाहिए। तीसरी चीज़ क्या सीखनी चाहिए कि आप जो फेल हुए थे तो उसका जो एरिया आपने डिसाइड किया था उसको बड़ा कर लेना चाहिए इस बार। आप कहोगे सर तीनों बातें समझ में नहीं आई, तो देखो समझाता हूँ एक एक। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसकी लैंडिंग जो थी वो क्रैश लैंडिंग हो गई, अर्थात सिग्नल और सोर्सेज की कमी थी। तो अगर आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपको अपने पास्ट सोर्सेज को रिमूव करना होगा और अपडेट बनाना होगा, ठीक। दूसरी चीज़, पहले क्या था, जो तीसरी चीज़ है इसमें मैं यहाँ दूसरी करके बता रहा हूँ कि जो पहले था तो उस समय चंद्रयान मिशन क्या था, जब भेजा गया था तो इसने काफ़ी छोटी साइट को लोकेट किया था कि इतने एरिया में ही हम, इतने वर्ग के क्षेत्र में ही अपने को लैंड कराएंगे। बट इस बार इसने लगभग 100 से 200 किलोमीटर ज़्यादा के लंबे एरिया को कवर किया कि हम कहीं पर भी लैंड कर लेंगे। अर्थात आपकी जो बुक्स का सोर्स हो, आपके पढ़ने का जो तरीका हो, वो काफ़ी डेप्थ हो और काफ़ी ब्रॉड हो। अब यहाँ पे एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप में से किसी को भी इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमी, श्री आईएएस एकेडमी आपके लिए इतनी डेप्थ लाने के लिए तैयार बैठी है। तो ये तो अपॉर्चुनिटी हमने आपकी ख़त्म कर दी। दूसरा, आपकी मजबूती कैसे हो, तो हमने सारे सोर्स अपडेट कर दिए। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात आपके जो सेंसर्स हैं, आपके जो कान हैं, वो बिल्कुल खुले होने चाहिए और बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप का मतलब क्या, कि जैसे अगर हमारे एमसीक्यू यूपीएससी में अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उनको थिंकिंग बेस्ड पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अपने इस प्लान में बताएंगे। तो चंद्रयान 3 से आप सीख सकते हैं, बाकी हमने तो सीख लिया है और हम आपको सिखाएंगे भी, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है इस चंद्रयान 3 में क्या क्या था। तो एक था लैंडर। लैंडर का मतलब होता है लैंड करना। लैंडर के अंदर ही था एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, अर्थात वो उतर कर चंद्रमा की धरती पर एक छाप उसने छोड़ी। कई सारे बच्चों ने अपने डीपी में लगाया और बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिक, मतलब प्राउड फील कराया। क्या कि हमारे यहाँ की जो अशोक की लाट है और जो इसरो का प्रतीक चिन्ह है, उसकी छाप वहाँ पे बन गए। और एक और बात बताएं, चंद्रमा पे अब वो छाप कभी मिटेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा चलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं हालांकि डिटेल वीडियो में बताऊँगा, अभी बस इतना बेसिक जान लो, ठीक। एक बात और बता दूं मजाक के लिए, हालांकि अच्छी बात नहीं है किसी देश का मजाक उड़ाना, है तो हमारा ही हिस्सा। जैसे आप एक लाइन सुनते होंगे कि उनके तिरंगे में या उनके झंडे में चांद है और हमारा चांद पे झंडा है, समझ गए। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना कि पाकिस्तान के झंडे में चांद है, लेकिन हम चांद पे झंडा फहरा के आए, ठीक। बाकी यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमेडी वाली बात और बता दें कि अगर सब लोग चंद्रमा पे चले जाएंगे, वहाँ बस्तियाँ बसा लेंगे, तो कई महिलाओं ने क्वेश्चन रेज किया कि फिर वो करवा चौथ में किसका मुंह देखेंगे, चांद का भी जैसे देखती हैं तब क्या पृथ्वी का देखेंगे। कॉमेडी है, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं लैंडर और रोवर, ठीक है। इनको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी आपके अलग से क्लास आएगी, ठीक। अब बात आती है इस पर काफ़ी सारे फीचर हैं, ठीक। वो फीचर क्या हैं? वो फीचर हैं वास्तव में
चंद्रमा की माप करने को, अर्थात चंद्रमा की जो धरती है, चंद्रमा के जो पोल हैं, उन पोल्स की एक काफ़ी डिटेल्ड माप या कहें उसकी मैपिंग करने के लिए, और उसी को शब्द को यूज किया वर्णक्रमी और पोलरीमेट्री। पोलरीमेट्री का मतलब ये होता है कि पोल्स की जानकारी लेना कि ऊंचाई और निचाई कितनी है। वर्णक्रमी का मतलब ऐसे स्पंदन के जरिए इस चीज़ को जानना, ठीक है, पल्स को भेजना। तो इसमें एक टूल्स का यूज किया गया, एक पेलोड का यूज किया गया, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा शेप क्या है। वैसे मैं इन सबको डिटेल में अपने चंद्रयान 3 के वीडियो में कवर कराऊंगा कि रंभा एलपी क्या है, चेस्टे क्या है, इल्सा क्या है, शेप क्या है, लिप्स क्या है, एपीएक्स क्या है, ठीक है, ये सब वहाँ बताऊंगा, तो यहाँ स्किप कर दो। अगली बात, चंद्रमा 4 या कहें चंद्रयान 4 मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। उसमें इससे थोड़ा अपग्रेड होगा। अभी क्या कि रोवर वहीं से सब कुछ प्रैक्टिकल करके बताएगा, लेकिन चंद्रयान 4 क्या होगा, वहाँ से रोवर वापस मिट्टी भर के लेकर आएगा और यहाँ पे हम धरती पे बैठ के उसका फिर उस नमूने का परीक्षण करेंगे, ठीक। लूपेक्स क्या है, ये भी एक चंद्रयान मिशन है, इसरो और जाक्सा के साथ। जाक्सा क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी, ठीक है। इस बार 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसका खुद का जीपीएस है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जापान है या नहीं है स्पेस के अंतर्गत, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें दिया हुआ था उसमें। तो बाकी है अगला आदित्य L1 मिशन, ये सूर्य से रिलेटेड है कि इसरो अपने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान भेज रहा है। इसमें अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम अलग से इस टॉपिक को पढ़ेंगे आदित्य L1 को, और वैसे भी ये सारे टॉपिक पुराने हैं, तो पुराने टॉपिक होने की वजह से इनको हम साइंस टेक की क्लास में पढ़ेंगे जब स्पेस को पढ़ेंगे। तो आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ जल्दी से क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, और ये काफ़ी डिटेल्ड वाली चीज़ें हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, अभी आपको समझ में आएगा नहीं। तो अभी मैं बस एक लाइन में बता दूं, लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों प्लैनेट्स का जो गुरुत्वाकर्षण है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अर्थात आप ऐसे समझो कि आप में से एक बच्चा इस तरफ रस्सी को खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, तो इस दोनों तरफ खिंचाव में एक ऐसा पॉइंट होगा जो इक्वल कर रहा होगा दोनों को, ठीक है, तो वही लैग्रेंज पॉइंट है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट क्या है, तो इसका काम होगा कि जो खगोली या कहें जो प्लैनेट हैं, एक्सो प्लैनेट्स हैं, उनकी छानबीन करना, उनका एक तरीके का एक्सरा लेना और भारत में भेजना ताकि अध्ययन किया जा सके वो कैसे ग्रह हैं, ठीक। बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा निसार। निसार क्या है, ये नासा और इसरो का एक मिक्सअप का एक तरीके का मिशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना। देखो ये ऑर्बिट होते हैं, ये क्या होते हैं जब हम साइंस टेक पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में बताएंगे। अभी बस इतना जान लो, पृथ्वी के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट हैं। बाहर का मतलब अंदर से ही, ठीक है, नीचे से ही शुरू हो जाता है ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। फिर आप इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पढ़ते हो, ठीक है, जियो सिंक्रोनस पढ़ते हो, सन सिंक्रोनस पढ़ते हो, पोलर ऑर्बिट पढ़ते हो। तो ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे जब साइंस टेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे शुरुआत ही हम इसी से करते हैं, ठीक। ये नासा व इसरो का संयुक्त मिशन है। ये काम क्या करेगा, ये दुनिया भर में जहाँ जहाँ भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं उनका डाटा एकत्र करेगा, एनालिसिस करेगा और बताएगा कि किस तरीके से आगे के प्रति सतर्कता बरती जा सकती है, ठीक। गगनयान क्या है, ये पहला ह्यूमन मिशन है। मैं वर्ड एक यूज कर रहा हूँ, ह्यूमन। जब भी आप यूपीएससी का इंटरव्यू दें, जब भी आप यूपीएससी में आंसर लिखें, तो कभी भी इन शब्दों से हमेशा बचना, पुरुष, आदमी, स्त्री, ठीक है ना, और या मैन मेड, इन शब्दों से बचना। क्यों? क्योंकि ये शब्द एक तरीके की डोमिनेंस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, गंदा सा एग्जांपल है, लेकिन वही बात है, यूपीएससी में कुछ भी गंदा नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ गंदी लगती है तो फिर आपकी सोच का फर्क है, ठीक है। जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन उस पर्सन ने पूछा था कि क्या कारण है कि दिल्ली के आसपास के रीजन में जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, या कहें कि जो सिलिकॉन वैली टाइप के जो छोटे छोटे आप कह सकते हो इंटरप्रेन्योर है ना, या इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, या जैसे गुड़गांव वगैरह में है, ये यहाँ पे क्यों लोकेटेड हैं ज़्यादा से ज़्यादा?
तो उस पर्सन ने तो जवाब क्या दिया, उसने कहा कि सर यहाँ पे मैन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे सब लोकेटेड हैं। ध्यान देना, उसने शब्द यूज किया मैन फोर्स, ठीक है, वर्क फोर्स यूज करना चाहिए उसको, लेकिन मैन फोर्स यूज किया। उस एग्जामिनर ने क्या किया, इसका क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, मतलब लड़की थी वहाँ पे तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया सर मैन फोर्स। अब यहाँ पे समझना, उसने जब क्रॉस किया इसका मतलब क्या था, मैन फोर्स का मतलब ये एक जेंडर को प्रेजेंट कर रहा है, अर्थात एक डोमिनेंस को प्रेजेंट कर रहा है। अब इसी चीज़ को आप लिंक करिए, जो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो सेफ्टी गार्ड्स आते हैं, सेफ्टी गार्ड्स ही कहेंगे, या जो बच्चा पैदा ना हो, ठीक है, उसके लिए जो चीज़ें यूज की जाती हैं अलग अलग कंपनी के आते हैं जिनको आप एक तरीके से कंडोम बोलते हो, ठीक है, तो उनमें से एक कंपनी है मैनकाइंड और वही उनमें से बनाती मैन फोर्स। तो ये क्या है, ये महिलाओं के प्रति अत्याचार को शो करता मैन फोर्स वर्ड है, समझ गए। तो उस एग्जामिनर ने यहाँ लिंक किया था। तो इस चीज़ को आप भी समझिए कि ऐसा शब्द कुछ भी मत बोलें कि आपका पूरा इंटरव्यू इसी पे घूम जाए। इसीलिए इस गगनयान मिशन का नाम ह्यूमन मिशन रखा गया, मैन मेड नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक महिला भी जाएगी। समझ गए इतनी बातें, ये समझ रहे हो? बस ये बातें कोई नहीं क्लियर करता है जल्दी, मुझे पता है, ठीक है। शुक्रायन 1 क्या, ये शुक्र ग्रह के लिए, बाकी इस पर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला आर्टिकल है कचातीवू द्वीप के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने संसद में भाषण दिया था, ठीक है, मणिपुर को लेकर, तो उसके अपोजिशन में जब पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया तो उन्होंने कचातीवू द्वीप की याद दिलाई। किसको? राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, कि आप ये जो बात करते हो मणिपुर की या चाइना की, तो ये पुराने बीज किसने बोए हैं। और उन्होंने एक कटाक्ष भी किया था कि आप में से कईयों को ये भी नहीं पता होगा कचातीवू है क्या चीज़, कहाँ है, समझ गए। तो एक तो वहाँ से चर्चा में था, दूसरा भी हाल के समय में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको फिर से चर्चा में मुद्दा बना दिया। ठीक, तो हम जानते हैं क्या है ये, वास्तव में एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, छोटा सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। पहले पूरी स्टोरी समझ लेना, ठीक, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ये द्वीप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो सागर मिलते हैं, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं और जो श्रीलंका के मछुआरे हैं बार बार यहाँ पे जाते हैं और मछली का जाल बिछाते हैं। तो कई बार क्या होता है, भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की पुलिस या कहें श्रीलंका का जो कोस्ट गार्ड है वो गिरफ्तार कर लेता है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्षेत्र बन गया है। ठीक, अब बात आती क्या ये भारत का हिस्सा है या नहीं। तो जो सरकार का पक्ष है, केंद्र सरकार का, उसने कहा है कि देखो ये कोई हस्तांतरित क्षेत्र नहीं है, यानी कि हमने अपनी तरफ से नहीं दिया है, बल्कि एक समझौते का परिणाम है। और वो समझौता ब्रिटिश भारत के दौरान हुआ था, जब ब्रिटेन का श्रीलंका के साथ में कॉन्टेक्ट हुआ था और उन्होंने उस समय प्रॉमिस किया था। तो जब हमारी सरकार आई 1976 के दौर में, तो हमने ये उस समझौते का पालन करते हुए श्रीलंका को ये कचातीवू आइलैंड दे दिया। समझ गए कचातीवू कहाँ पे है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ स्ट्रेट हैं, संधियाँ, एक पाक संधि है, पाक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, दूसरी मन्नार की खाड़ी है। ठीक, आप कहोगे सर कछु नहीं समझ में आओ, यो सब का आप बता दियो, कछु नहीं आओ। तो चलो आपको मैप की यात्रा कराते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। इसको थोड़ा सा ऐसे हम जूम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ दो बातें मैं क्लियर कर दूँ। पहली बात क्या क्लियर करूँ? पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, एक मिनट, जिसको थोड़ा सवेरा कर दें यहाँ पे। ठीक, अब ये सवेरा हो गया। आप हमेशा देखना इंडिया के मैप के साथ साथ श्रीलंका का मैप हमेशा आपको मिलेगा। कोई भी बुकलेट आप मैपिंग की उठा लो, मन में क्वेश्चन आना चाहिए क्यों? क्योंकि इंडिया का जो आप कह सकते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या कहें जो समुद्री हमारी सीमा है, ठीक है, तो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत या जो हमारा EEZ क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये श्रीलंका का बॉर्डर टच हो जाता है। इसलिए हमें हर बार, समझ गए, श्रीलंका को शो करना पड़ता है। समझे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि क्या कारण है कि भारत के मैप पे हर बार श्रीलंका को प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि हमारी जो समुद्री सीमा है, जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है समुद्री सीमा का, वो श्रीलंका से टच होते हुए निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तरीके का समुद्री बॉर्डर बनना है ना, वही चीज़।
अब बात करते हैं ये कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। तो आपको जब मैंने ये जूम किया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, रामेश्वरम, ठीक है, भगवान श्री राम ने नल और नीर ने मिलकर ये पुल बनाया था, आज भी है, मान्यता है, और हमारे धार्मिक ग्रंथों की मान्यता, तो उसको मानना चाहिए, ठीक। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए कि राम थे कि नहीं थे। वो पार्टी से ऊपर उठ के ना कुछ चीज़ों के ऑथेंटिक की मानो। सोचो ना, जब चंद्रयान मिशन हमारा जा रहा है तो भी तिरुपति के बालाजी में चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है जब विज्ञान इतना ही एडवांस है, क्योंकि विज्ञान अध्यात्म के बिना अधूरा है, ठीक है। तो ये मन्नार आइलैंड, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक बे आपको मिली, ठीक। अब यहाँ पे मैं कच्चा तीवू आपको दिखाते हैं, ठीक है, भाई साहब दिखा दो कच्चा तीवू, है ना, मोदी जी ने भी कई बार कहा है, ये कच्चा तीवू आइलैंड है। अब यहाँ पे एक चर्च है, तो बस इस चर्च में कैथोलिक लोगों को जाने की परमिशन है जो भारत के हैं, ठीक है, बाकी और इसकी कोई वो नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक। चर्च तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब यही बातें आप पढ़ लोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने दे रखी हैं। अच्छा, दो बातें और क्लियर करा देता हूँ, है ना, कुछ बच्चों को नहीं पता होंगी, समुद्री मील का मतलब क्या होता है। तो देखो, पहले आप जानते हो मापने की इकाई क्या होती है, किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर्स के अलावा भी कई सारी मापने की इकाई हैं। तो ये मापने की इकाई हमने बनाई या दुनिया ने बनाई इसलिए अलग अलग, ताकि किसी भी चीज़ को हम अच्छे से माप सकें। अभी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों। जैसे सोचो, हम जब अंतरिक्ष की कोई दूरी मापते हैं तो प्रकाश वर्ष से मापते हैं, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष जो होता है वो 10 की पावर पे होता है किलोमीटर में। अगर ये सोचो किलोमीटर ही होता तो कितने हजार किलोमीटर बन जाता, लाखों से भी ऊपर। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, तो छोटा दिखने लगा। उसी तरह इस किलोमीटर को हमने मील में कन्वर्ट कर दिया। मील क्या होता है, मील होता है 1 किलोमीटर बराबर, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर कह रहा हूँ, 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर, ठीक है। अर्थात आप एक तरह कह सकते हो 1600 मीटर के आसपास, अर्थात 1 किलोमीटर से 600 मीटर ज़्यादा होता है 1 मील के बराबर, ठीक। अब 1 मील तो इतना दिख गया, अब हमें समुद्री मील नापना है, यानी कि नॉटिकल मील नापना है। तो हमने क्या किया कि एक समुद्री मील को कर दिया 1.80 या कहें 852 के समथिंग किलोमीटर, ठीक। अर्थात एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है, मीटर के 1800 मीटर से ज़्यादा या 1850 मीटर से ज़्यादा, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि दूरी छोटी हो जा रही, बड़ी दूरी को हम शॉर्ट कर ले रहे हैं, समझ गए। तो बस यही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। मन का मतलब होता है 40 kg, पढ़ते हो ना, 1 मन गेहूँ, ठीक। बाकी ये आप पढ़ लेना, जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने 2 चीज़ें आज नहीं की, एक तो मीथेन के बारे में मैंने क्वेश्चन आपको नहीं बताया ना, भूल गया था, ठीक है। चलो दिखा देता हूँ आपको पहले क्वेश्चन कि मीथेन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आया था। जैसे आप ये देखिए कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवभूवी स्रोत है, यानी कि मनुष्य के द्वारा मीथेन निकलती। अब देखो, आपने अगर कभी ना कभी ये सुना होता कि मीथेन कहाँ कहाँ से होती है, लैंडफिल से होती है, ठीक है, धान के खेतों से होती है, जल भराव से होती है, गैस से होती है, तेल रिसाव से होती है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते। गेहूं का सुना नहीं, गन्ना का पता नहीं, कपास का पता नहीं, कन्फ्यूज भी होते तो कपास और धान में होते। तो धान तो आपको क्लियर है ना कि मीथेन होता है, तो आप यहाँ पे आंसर टिक कर लेते, ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और यूपीएससी ने पूछा था 2019 के प्रश्न पत्र में, ठीक है। देखो, ये है 2019 का प्रश्न पत्र, इसमें भी ऐसा ही प्रश्न था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण उपयुक्त में से कौन निर्मुक्त होते हैं, ठीक। अब आपको मीथेन का पता है, यानी कि दूसरा होगा ही होगा, तो ये आप कट कर दो, ठीक। अब जब ये कट हो गया तो अब मोटे तौर पे जब आप सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी विमुक्त होती है, अर्थात चौथा आपका सही होगा। तो दूसरा चौथा आपका सही होना था, तो एक तो ये मिल गया, ये भी एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, केवल बी और डी बच रहे हैं, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको पता होता है कि एक प्रदूषणकारी है अवशेषों के दहन से, कैसे, पराली, है ना। लिंक करो चीज़ों को। देखो, यूपीएससी ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती, यूपीएससी का काम है थिंकिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कराना,
वो एग्ज़ाम इसलिए नहीं लेती है कि आपको तथ्य रट जाओ, वो एग्ज़ाम इसलिए लेती है कि आप लिंक करना सीख जाओ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो ये करंट अफेयर्स की क्लास आती है, यही अगर आप करते जाओगे ना तो आपकी बुद्धि इतनी खुल जाएगी। सोचो ना, अभी आपने 4 क्लास की हैं पीछे की, 21 अगस्त से शुरू हुई हैं, कितना बुद्धि आपकी खुल गई, चीज़ों को आप सोचने लग गए। अब तो वही चीज़ें आगे होंगी, तो इसका आंसर आपका डी आएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पढ़ें, बेसिक एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। किस चीज़ का सर इंट्रोडक्शन? बैंक का इंट्रोडक्शन। वैसे इकोनॉमी की क्लास का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, पहला हमारा आप कह सकते हो फेवरेट जो क्लास होती है वो बैंक ही होती है। ठीक है, तो हम बैंक वहाँ पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे बेसिक जान लो। भारत में जो बैंकें होती हैं या दुनिया में जितनी भी बैंकें हैं उनको 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। हालांकि अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है, वो हम आपको शायद मार्च अप्रैल की करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ाएंगे। ठीक, जो पुरानी वाली है 2023 की। कौन सी 4 प्रकार की बैंकें होती हैं? एक तो होती है वाणिज्यिक बैंक, जिसको कमर्शियल बोलते हैं। दूसरी होती है पेमेंट बैंक, ठीक है, जिसको हम भुगतान बैंक बोलते हैं। तीसरी होती है सहकारी बैंक, जिसको कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, चौथी होती है SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और जो नई बनी है 5वीं, उसका नाम है नियो बैंक। हालांकि एक बैंक और आप कह सकते हो, उसका नाम है डिजिटल बैंक। ठीक, टोटल तरीके से आप कह सकते हो 6 बैंकें होती हैं। ये जो नियो बैंक होती है वो डिजिटल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच की होती है, तो इसको मैं वहाँ बताऊँगा। अभी हमें बस समझना है पेमेंट बैंक के बारे में। ठीक, पेमेंट बैंक में भी क्या है कि कई सारी बैंकें होती हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, या आप एक शायद और थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुत्तुट करके थी, या वो भी शायद थी, मुझे याद नहीं पूरी तरह से, लेकिन आप एयरटेल का एग्जांपल ले लो, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक, अब एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक एक प्राइवेट कंपनी की है। ठीक है, जो एयरटेल के मालिक हैं साहब। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? ये भारत सरकार की है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस किसकी है? भारत सरकार की। तो भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर एक गरीब से गरीब आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि आम जो गरीब किसान है, मजदूर है, उसको एयरटेल नाम से चिढ़ है, वो जानता है लूट की कंपनी है, लेकिन उसको पोस्ट ऑफिस पे यकीन है। क्यों? क्योंकि भारत की बैंक है। इसीलिए आप देखिएगा पीएम मोदी जी टीवी पे आके मन की बात नहीं बोलते हैं, रेडियो पे मन की बात बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो आज भी भारत के अंतिम से अंतिम, सुदूर से सुदूर क्षेत्र तक जाने का और पहुंचने का एक माध्यम है। अगर किसान खेत में भी काम कर रहा होगा तो मन की बात सुन सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो पे क्यों मन की बात करते हो साहब? अब तो मोबाइल आ गया है, ट्विटर पे भी बोल सकते थे, इसलिए रेडियो पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए इतनी कि ये पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है। अब वही बात है, जो पेमेंट बैंक के फीचर हैं वही पोस्ट पेमेंट बैंक के फीचर होंगे। अब पेमेंट बैंक में वही बात, सिंपल सी बात है कि कुछ चीज़ों पे पाबंदी होगी, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें बैंकें करती हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ों की कमी होगी। तो क्या कमी होगी उसको देखते हैं। ये देख लो आप, वित्तीय समावेशन, वही मतलब व्यक्ति को बैंकों से जोड़ना, इसका मतलब होता है वित्तीय समावेशन। ठीक, कब शुरू की गई? 1 सितंबर 2018 को 100% शेयर के साथ, मतलब जितना भी इसमें पैसा गवर्नमेंट का है। ठीक है, शुरुआती इसकी शाखाएं रांची, झारखंड, रायपुर, छत्तीसगढ़ यहाँ पे खोली गई, मतलब झारखंड के रांची में और छत्तीसगढ़ के रायपुर में यहाँ पे इनकी ब्रांचेस खोली गई। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए सुलभ है, मतलब कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अपने आप को एक्टिव कर सकता है। अब यहाँ पे बातें आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगी, क्या कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक काम कैसे करता है। तो ये जो काम करता है वो इंडिया स्टैक के सिद्धांतों को अपनाता है। आपके मन में क्वेश्चन जगा कि सर इंडिया स्टैक क्या होता है? देखो ये चीज़ें ना, दुनिया की किसी भी मैगजीन को आप उठा के देख लो, शब्द अगर इंडिया स्टैक लिखा है तो आप सर्च करने वाले हो नहीं, वो पढ़ाने वाला है नहीं, क्लियर करेगा नहीं। आप यही कर सकते हो, हाँ इंडिया स्टैक है, चलो क्रैक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो ये वाली लाइन फिर आपके लिए यूजलेस हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो चलो इसको क्लियर करते हैं। इंडिया स्टैक क्या है? ठीक है,
इंडिया स्टैक वास्तव में एक तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, अर्थात एक एपीआई बेस्ड प्रोग्राम है। एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप कहोगे ये क्या होता है? फ़ोन पे यूज करते हो, फ़ोन पे में आप क्या क्या देखते हो? आपको वहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन मिलता है कि रिचार्ज कर लो, आपको पैसा भेजने का ऑप्शन मिलता है, बिल जमा करने का ऑप्शन मिलता है, डीटीएच रिचार्ज करने का ऑप्शन मिलता है। क्या फ़ोन पे वाला आपको फ़ोन करके बोलता है बाबूजी इतना पैसा जमा कर दीजिए या इतना निकाल लीजिए? नहीं करता ना, सब ऑटोमेटिक काम करता है, यानी कि एपीआई के माध्यम से। अब एक बात बताओ, जब आप फ़ोन पे करते हो तो क्या आपके पास कागज़ की रसीद निकलती है? नहीं साहब, सब डिजिटल होता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। क्या वहाँ पे आपको कैश फ़ोन पे निकाल के देता है? नहीं देता ना, कैश तो नहीं निकलता ना, मोबाइल के चार्जर वाली पिन से कैश निकल रहे हो नोट, ऐसा तो नहीं होता। अर्थात जैसा फ़ोन पे है उसी को इंडिया स्टैक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंट ही रहित, यानी कि आपको फ़ोन पे के किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, ये इंडिया स्टैक का आपको हाई वर्जन मिलेगा नियो बैंक में। नियो बैंक पूरी तरह से मोबाइल बेस्ड है, समझ गए? तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, जैसे अभी फ़ोन पे में क्या होता है, फ़ोन पे में तो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है ना, लेकिन जो नियो बैंक होगा उसमें बैंक अकाउंट ना होके बल्कि वहाँ पे आपको खुद का क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो बाद में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताने वाला, फिर आपका दिमाग गपचप हो जाएगा। ये क्या करता है, निर्बाध लेन देन के लिए बायोमेट्रिक्स एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। वही आप अपने फिंगरप्रिंट का, पासवर्ड का यूज करके पैसा निकाल सकते हो। 13 भाषाओं में ये सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, बैंकिंग सुविधाओं में वंचित और जो उनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच नहीं है उन तक पहुँच बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसने कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान दिया है, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कैशलेस पैसे का यूज होता है उसको इसने बूस्टअप दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डाक या ग्रामीण डाक विभागों के अथक योगदान को इसने मान्यता दी है, ठीक। निवेशक दीदी नाम की पहल की शुरुआत की और इन सारी पहलों में अपने आप को इनरोल करके डिजिटल भारत के स्वप्न को या बैंकिंग की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है, ठीक। आपके मन में होगा सर पेमेंट बैंक क्या है? तो पेमेंट बैंक वास्तव में एक विभेदित बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने की भारतीय रिजर्व बैंक की रणनीति का हिस्सा थे। अब फिर यहाँ पे देखो एक शब्द आया है डिफरेंशिएट बैंकिंग, इसका क्या मतलब है? तो देखो समझना, इस पे इंडिविजुअल रूप से क्वेश्चन आएगा, आप इसको लिख भी लो, है ना, वीडियो को पॉज कर करके लिख लो मेरी बात को। मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर मैं लिख दूंगा तो फिर क्लास ये कौन देखेगा, इसीलिए कहता हूँ क्लास प्लस मैगजीन दोनों पढ़िए, तब आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो क्या है विभेदित बैंक? ध्यान से लिखिए आप आसानी से, ठीक। ऐसे बैंक जो किसी आबादी के एक निश्चित जनसंख्यिकी, या कहें कि इसको मैं हिंदी में और अच्छे से ट्रांसलेट करूं कि ऐसे बैंक जो किसी एक बड़ी आबादी के एक निश्चित जनसमूह या जनसंख्या के भाग को, इसको बड़ा शब्द यूज करते हैं जनसांख्यिकी खंड, ठीक है, उसको मैंने सरल कर दिया कि निश्चित जनसांख्यिकी खंड की जरूरतों को पूरा करते हैं, उनको हम कहते हैं विभेदित बैंक। अर्थात इन विभेदित बैंक का काम है कि किसी स्पेशल कैटेगरी की पॉपुलेशन को टारगेट करना और उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। इसके अंतर्गत कौन कौन बैंक आते हैं? तो इसके अंतर्गत पेमेंट बैंक आते हैं, जो लघु वित्त बैंक है, जो लघु वित्त बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब इससे एक एडवांस परिभाषा है जिस पे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो क्या है कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं देने वाले बैंक, या कहें ऐसे उप उत्पाद या सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले बैंक जिनमें सीमित बैंकिंग लाइसेंस होता है, जो वाणिज्यिक बैंकिंग लाइसेंस के लिए अलग अलग लाइसेंस प्रणाली को संदर्भित करते हैं, उनको हम कहते हैं विभेदित बैंकिंग। आप कहोगे सर ये नहीं समझ में आ रहा है, दोनों चीज़ें बड़ी दिक्कत कर रही हैं, ठीक है, एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। विभेदित बैंक वो बैंक कहलाते हैं जो एक किसी निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ पे बैंकिंग सुविधाओं को देने का प्रयत्न करते हैं। ये जो बैंकिंग होते हैं इनमें सीमित लाइसेंसिंग प्रणाली होती है, अर्थात ये केवल सीमित क्षेत्र में या सीमित एक्टिविटी को ही अंजाम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
अर्थात ये किसी भी प्रकार की एनबीएफसी के रूप में कोई अपनी कंपनी नहीं खोल सकते। जैसे वाणिज्यिक बैंक को एनबीएफसी बनाने का काम होता है, लेकिन इनके पास ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स के समकक्ष ही माने जाते हैं। किसने इसकी सजेशन दिया था? तो नचिकेत मोड़ समिति ने। ये नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो कि नचिकेत मोड़ समिति का संबंध किससे? बैंकों से। अब इनके काम क्या है? ये केवल बचत और चालू खातों में मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, सावधि जमा नहीं, अर्थात ये फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं। पहली बात समझ गए। दूसरा, ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। प्रत्येक ग्राहक पेमेंट बैंक खाते में 2 लाख रुपए की शेष राशि रख सकता है, अर्थात 2 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकता। पेमेंट बैंक अनिवासी जमा या अनिवासी भारतीय जमा स्वीकार नहीं कर सकते, अर्थात जो एनआरआई लोग हैं वो लोग इस बैंक में अपना पैसा नहीं जमा कर सकते। उनको जो कॉमर्शियल बैंक है उसी में पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये किसी भी प्रकार की एनबीएफसी के रूप में कोई कंपनी नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर क्वेश्चन कैसा आया यूपीएससी में? तो देखो, मैं आपको यूपीएससी का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक, ये देखिए, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2016 में कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, कुछ भी आपको पता हो या ना पता हो, बस इतना पता हो क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड क्या दोनों जारी कर सकते हैं? तो नहीं साहब। ठीक, तो दूसरा एलिमिनेट कर दोगे, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, समझ गए? यानी कि भुगतान अब आपको सीधे सीधे सही आंसर देगा कि क्या भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते हैं। वहाँ देगा कर सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर गलत है। समझ गए? तो ऐसे प्रश्न पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिटेल में, तो आप उसका जवाब दे देना। बाकी टेस्ट सीरीज तो हम कराएंगे, वहाँ पे डिटेल में क्लियर करेंगे। अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट वर्ल्ड काइंड के बारे में। इसको डिटेल में पढ़ाऊँ इससे पहले मोटा मोटा आपको समझा देना चाहता हूँ ये क्या है। ये एक तरीके का आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, आप इसको एक तरीके से कह सकते हो कि लोगों की जितनी भी सूचनाएं हैं, ठीक है, या कहें लोगों की जो बेसिक जानकारी है, या कहें केवाईसी की जो ज़रूरतें हैं बैंकिंग प्रणाली के लिए। ठीक है, केवाईसी की ज़रूरतें होती है ना, जैसे आपको नाम भरना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये लिंक करना होता है। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड काइंड क्या करेगा? ये ओपन एआई नाम की कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया था, ठीक, उस कंपनी ने एक डिवाइस बनाई है, या कहें एक टूल बनाया है। इस टूल का नाम है क्या? आर्ब। ठीक, इस टूल को बनाने से क्या हुआ है कि ये टूल किसी भी व्यक्ति की आँखों की आइरिस की रेटिना को इकट्ठा करेगा, उसका पूरा डाटा उसके आधार से, उसके पैन कार्ड से सबसे लिंक कर देगा, और उस व्यक्ति की बैंकिंग जो खाता है उसको खोलने में मदद करेगा। अर्थात एक तरीके से किसी भी व्यक्ति की वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंस को प्रूव करने का ये डिजिटल कार्ड के रूप में काम करेगा। जैसे आधार कार्ड वैसे ये डिजिटल कार्ड। अब ये सरल भाषा में समझ गए हो, अब जटिल भाषा में समझो। हाल ही में एआई कंपनी ओपन एआई द्वारा वर्ल्ड काइंड नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पहचान और वित्तीय सार्वजनिक नेटवर्क, यानी कि पैसा एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए जिस साइन की ज़रूरत होती है, पहले हम सिग्नेचर करते थे, तो अब उस डिजिटल सिग्नेचर की जगह केवल आँखों की ही ज़रूरत पड़ेगी। सोचो कितनी कोमल आँखें होगी उन लोगों की जिनके आँखों में पैसा होगा पैसा टपकेगा आँखों से। ठीक है, वर्ल्ड काइंड डिजिटल नेटवर्क बनाने की एक पहल है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरीके की हिस्सेदारी का दावा कर सकता है, यानी डिजिटल इकोनॉमी को करेगा। अब ये करेगा क्या? आँखों के डेटा को एकत्र करेगा। किससे करेगा? आर्ब नामक। अब इसी पे क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द आर्ब क्या है? तो आप बता देना, एक तरीके का टूल्स है जो बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के काम आता है। यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि आर्क क्या है। चलो आपको अच्छे ढंग से आर्क के दर्शन करा देते हैं, आर्ब के। ठीक है, ये देखो, ये एक तरीके का शीशा है, बीच में छोटा सा छेद है। ठीक है, ये छेद है, ये लेंस है, इसमें आप अपनी आँखों को दिखाएंगे तो इसको एकत्र करेगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो और देखो, अच्छे से दिखा रहा हूँ, ऐसे करके आप देख सकते हो। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, अब ऐसे करके देख लो, लिखा हुआ है ना टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक, तो ये देखो लेंसेज लगे हुए हैं, ये लेंस आपकी रेटिना को ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कि हाँ आप ही वो धरती के इंसान हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक,
अगला है ऐप के प्रतिभागी वर्ल्ड कॉइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी एकत्र कर सकते हैं। वर्ल्ड देखो क्रिप्टो करेंसी में भी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे रुपए में भी कैटेगरी होती है ना, डॉलर, यूरो, रेनबी और रुपया। तो इनमें कौन सा हाई रहता है, यूरो और डॉलर, ठीक है। तो उसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी होती है उनमें जो सबसे हाई क्रिप्टो करेंसी जिसके प्राइस सबसे ज़्यादा होते हैं उसका नाम होता है वर्ल्ड कॉइन, ठीक है। या कहें आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो करेंसी, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरीके की डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि भारत में इसकी वैधता नहीं है, यानी कि भारत में आरबीआई से समर्थित नहीं है, या कहें किसी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होती, या ऑटोमेटिक जनरेटेड होती। कई नाम हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, इस पे यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है, ठीक है। देखो आप लोग अपनी तरफ से भी बैक ईयर देखते रहा करो, है ना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ नहीं बताऊँगा, और इसलिए भी नहीं बताता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी बैक ईयर की सीरीज आने वाली है, तो वहाँ पे हम और अच्छे से चीज़ों को डिटेल करेंगे और फिर वहाँ पे आज के आर्टिकल को लिंक करेंगे, समझे। जैसे अभी क्या करते हैं कि आज के आर्टिकल पढ़ते हैं और पास्ट को लिंक करते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट के पढ़ेंगे और आज के लिंक करेंगे। कहने का मतलब घुमा घुमा के आपके दिमाग को बिल्कुल बूस्ट कर देंगे। आज का हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है रक्षाबंधन के लिए खादी रक्षा सूत की शुरुआत, ठीक है। हमारे घर से भी मैसेज आ चुका है कि राखी खरीद लेना, ठीक है। तो 20 रुपए की राखी है, खादी ग्रामोद्योग ने लॉन्च की है, और ख़ास बात इसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बड़ा अच्छा लगा मुझे इस राखी के बारे में। क्या खास बात है, ये पूरी तरह से नेचुरल है, और इसमें जिस चीज़ का यूज किया गया है, गाय के गोबर का, तुलसी का, टमाटर और बैगन के बीज का। अब इससे क्या होगा, जैसे आप में से कई सारे लोगों के भाई राखी बांधते होंगे और फिर 2-3 दिन बाद तोड़ के अलग कर देते हैं या टूट जाती है। हम क्या करते हैं, राखी जब बांधते हैं टूट जाती है तो उसको अपने डब्बे में रखे रहते हैं नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। तो अब सोचो, मान लो किसी की टूट गई राखी, तो वो जो मोती होते हैं तो वो बिखर के ज़मीन में गिर गए। अब क्या होगा कि वहाँ तुलसी के बीज और टमाटर और बैंगन के बीज से वो मोती बनाए जाएंगे। तो ये टूट के जब बिखर गए तो वहाँ पे तुलसी का वृक्ष उगाएगा, टमाटर का वृक्ष उगाएगा, बैंगन का बीज उगाएगा। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा बेस्ट होगा। आप कह रहे हो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्या फ़ायदा है इससे। भाई साहब इस चीज़ को लिंक करना इन्वायरमेंट में, जब इन्वायरमेंट का आंसर लिखना, सजेशन देना ऐसे में कि कुछ हम ऐसे चीज़ों को बनाएं जो हमारे इन्वायरमेंट को बूस्टअप करें। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले के ज़माने में जब जानवर खेतों में चारा चरने जाते थे, अब तो घर में मिलता, पहले वो जानवर ही नहीं है, ठीक। तो वो जब चरने जाते थे तो वो पेड़ों को, पत्तियों को खाते थे। खाने के बाद क्या होता था, बीज इधर उधर फैल जाता था। और एक और बात बताएं, यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी पूछा है तितलियों को लेकर। आप देखिएगा जाके कि तितली और पक्षियों को लेकर कि ये लोग अगर नहीं होते तो इनसे क्या क्या नुकसान हो सकता था, समझ गए। तो वही चीज़ है, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस एक चीज़ यहाँ याद कर लो कि जो KYIC, ये वो नहीं है KYC, है ना, नो योर कॉन्टैक्ट वाला नहीं है। यहाँ पे KYIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये एक सहकारी समिति के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, 1956 के सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है, वैधानिक निकाय है। बाकी आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया, मीथेन के आर्टिकल को डिस्कस किया, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्डकाइन को डिस्कस किया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, चंद्रयान 3 के बारे में देखा, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आपको बताई। तो इस तरीके से आज का हमारा आर्टिकल कवर हुआ। मिलते हैं अपने कल के आर्टिकल में 25 अगस्त 2023 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।